वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th जनरल इंग्लिश एमपी बोर्ड का लेसन 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और उन तीनों के हमने क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए हैं, कॉपी कंप्लीट कर ली है, पूरा अच्छे से पढ़ा है और समझा है। तो अब हम 4th लेसन कंटिन्यू करेंगे जो कि एक पोएम है और बहुत ही अच्छी पोएम है, समझ में आने जैसी है, बच्चों के ऊपर ही आधारित है क्योंकि इसका नाम ही चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन यानी बच्चे। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। आप भी अपनी बुक सामने रखें पेज नंबर 22 पे और पेंसिल पास में रखें, कहीं कुछ कठिन शब्द आए तो वो लिखते रहें अपने समझने के लिए, ताकि जब भी हम वापस इस पोएम को पढ़ें तो हमें खुद किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं हो कि इसका अर्थ क्या है। तो अब देखें, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अपनों को लेसन 4 चिल्ड्रन, बच्चे। तो इसमें फर्स्ट स्टेंजा क्या है कि कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन फॉर आई हियर यू एट यूर प्ले। इसमें जो पोइट है वो कह रहा है कि कम टू मी, कि मेरे पास आओ ओ बच्चों, ताकि मैं तुमको खेलते हुए सुन सकूं, देख सकूं, है ना। ऐसा वो यहाँ पे लिखा है हियर, लेकिन वो देखने सुनने की दोनों ही बात कर रहा है कि मेरे पास आओ ताकि मैं तुमको खेलते हुए देख सकूं। क्यों क्यों कह रहा है जो कवि है वो। And the questions that perplexed me have vanished quite away। अब ये समझ में तो आ जाएगा, पहले इसके मीनिंग देखें। परप्लेक्स कहते हैं हैरान को, है ना, हैरानी को, जो हैरान होते हैं, आश्चर्यचकित। और वेनिस्ड होना मतलब गायब होना। क्वाइट यानी पूर्णतः, है ना, पूरा, पूर्णतः। तो इन चारों लाइनों का अर्थ क्या कि मेरे पास आओ ओ बच्चों, ताकि मैं तुमको खेलते हुए देख सकूं, सुन सकूं, और इससे मेरे जितने भी जो प्रश्न हैं जो मुझे हैरान करते हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाए, चले जाए। इसमें प्रश्न कौन से? प्रश्न यानी समस्याएं। देखो, जो कवि है या कोई भी आम व्यक्ति है तो वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, जिम्मेदारियों की चिंता है उसको, घर परिवार की, पैसों की, हर चीज़ की, है ना। हर व्यक्ति खुश तो नहीं है। तो ऐसे में जब कवि कह रहा है कि जब वो बच्चों को देखता है, उनको खेलते हुए, विशेष रूप से खेलते हुए, तो उसकी जितनी भी चिंताएं, समस्याएं, फिक्र है, जो भी प्रश्न है जो उसको हैरान करते हैं उसको और उसकी मुसीबतें बढ़ाने वाले होते हैं, तो वो सभी गायब हो जाते हैं। कब? जब वो बच्चों को खेलते हुए देखता है। तो इसीलिए वो कहता है कि मेरे पास आओ बच्चों, ताकि मैं तुमको खेलते हुए देख सकूं और मेरी जो चिंताएं हैं, मेरी समस्याएं हैं, वो सब गायब हो जाए सिर्फ तुम्हारे आने से। तो ये था पहले स्टेंजा में, बच्चों के बारे में है पूरी कविता, तो ऐसे ही सब कहा गया है। फिर सेकंड स्टेंजा में देखें, ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन। ईस्टर्न विंडो, ईस्टर्न यानी हम जानते हैं दिशा एक ईस्ट होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट यानी पूर्व और ईस्टर्न मतलब पूर्वी, है ना, पूर्व दिशा की को दर्शा रहा है, पूर्वी। कि तुम जो पूर्वी खिड़कियां हैं, मतलब पूर्व दिशा की जो तुम्हारी घर की खिड़कियां हैं, कमरों की खिड़कियां हैं, उनको ओपन करो, उनको खोलो। और जो कौन सी खिड़कियां? जो कि सूरज की ओर देख रही है, दैट लुक टुवर्ड्स द सन। पूर्व की दिशा में तो सूरज होगा ही, सुबह के टाइम की बात हो रही है। तो तुम पूर्वी दिशा की जो खिड़कियां हैं वो खोलो जो कि सूरज की ओर है। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन। अब इसमें भी देखें, दो वर्ड है समझने वाले। एक तो स्वेलोज, स्वेलोज एक गाने वाली चिड़िया को कहते हैं, और ब्रुक्स यानी छोटी नदी को कहते हैं। तो वो कह रहा है कि उस पूर्व दिशा की खिड़कियां खोलो और उस दिशा में उसको क्या एक भव्य सा नज़ारा दिखाई देगा कि जहाँ पे जो गाती हुई जो चिड़िया है, स्वेलो है, उसके विचार उसको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। यानी कि चिड़िया उधर चहचहाती हुई दिखेगी, और जो सुबह की जो नदी है, मतलब सुबह सुबह जो नदी बहती है, ब्रुक्स है, वो बहती है, तो वो भी उसको देखने को मिलेगी। यानी जो एक प्राकृतिक नज़ारा है उससे मन को शांति मिलती है और हम जीवन में बहुत सारे समस्या को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं ऐसे कुछ खुशी मिलने वाले पल में। तो ऐसा वो कवि कहता है। लेकिन किस दिशा की खिड़की को कह रहा है वो? ईस्टर्न, है ना, ईस्ट।
अब अगला स्टेंजा देखें। इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो। अब इसमें देखें क्या मीनिंग है। ब्रुकलेट्स यानी ब्रुक, वो छोटी नदी की बात हो रही है। इन योर हार्ट्स यानी तुम्हारे हृदय में, हार्ट यानी हृदय, अपनों ने फर्स्ट पोयम में देखा था रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो यहाँ पे हार्ट्स यानी हृदय होता ही अर्थ कि तुम्हारे हृदय में जो पक्षी और जो सूरज की किरणें हैं वो हैं, तुम्हारे हृदय में पक्षी और सूरज की किरणें हैं। और तुम्हारे विचार में, तुम्हारे थॉट्स में जो नदियां हैं वो बहती रहती है ना। यानी बच्चे कैसे होते हैं, वो पक्षी जैसे होते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं होती, जिधर मन हुआ उधर दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़े तो पढ़े, नहीं तो मस्ती कर रहे हैं। और जो सनशाइन है वो भी उनके हृदय में, यानी कि वो एकदम सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी चिंता को बोझ लेके वो बैठे रहते हैं, है ना। कुछ भी हो तो भूल गए, रो लिए और आगे बढ़ दिए। तो उनके हृदय में क्या है, पक्षी और सूरज की किरणें हैं इस तरह से। और उनके विचारों में नदियां बहती रहती, यानी कि उनके विचार स्थिर नहीं होते हैं, एकदम बहती हुई नदी की जैसे हैं। तो ये इस तरह से वो समझाना चाह रहा है कवि। बट इन माइंड इज द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो। लेकिन मेरे हृदय में क्या है, मेरे हृदय में पतझड़ की हवाएं हैं और पहले जो बर्फबारी होती है वो पहली बर्फबारी भी मेरे हृदय में है। यानी कि ये भी अपने मन की समस्याओं को इस तरह से बयां कर रहा है कि पतझड़ की हवाएं बह रही है, यानी कि समस्याएं आती जा रही है ना। जो भी उसको परेशान कर रही है उसके हृदय में, उसको चिंतित कर रही है। और जो बर्फ गिरती है वो उस तरह से मतलब खुद की परेशानियों को बता रहा है एक उदाहरण के रूप में कि मेरी परेशानियां कम नहीं है, जबकि तुम्हारे मन में और हृदय में, तुम्हारे विचार में सब कुछ बहुत ही अच्छा है। फिर अगले स्टेंजा में देखें। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर, कि ओ बच्चों तुम मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ और मेरे कानों में कहो। विस्पर यानी धीमी आवाज में बोलना, फुसफुसा के बोलना। तो क्या कहने को कह रहा है कवि, अगली दो लाइन में देखे। वॉट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, कि ये जो पक्षी है और जो ये हवाएं हैं, विंड्स है, ये क्या गा रही हैं। इन यूर सनी एटमॉस्फियर, तुम्हारे इस खिले हुए वातावरण में। सनी मतलब जहाँ धूप खिली हुई हो वहाँ पे। तो ये एक तुलनात्मक रूप से ही कहा है कि मुझे आके मेरे कान में कहो, धीमी आवाज में विस्पर करके कहो कि ये जो पक्षी और ये हवाएं क्या कह रही है ना। वो उनके सनी एटमॉस्फेयर में, उनके इस खुले वातावरण में। तो ये कहने का क्या आशा है कि मतलब बच्चे जो हैं वो पक्षी और हवाएं क्या कह रही है, मतलब कि उनके वातावरण की जो बात है वो उनको समझाए। मतलब बच्चे अगर कुछ भी कहने पे आएंगे, उनके टॉपिक कैसे हैं वो बोलते जाएंगे कंटिन्यू। तो यानी कि जो भी उनकी बात है वो उनको कान में आके कहे, ऐसा कवि कहता है। फिर अगले स्टेंजा में देखें, अगले पेज पे। फॉर वॉट आर ऑल अवर कंट्री विंग्स। अब इसमें कंट्री विंग्स मतलब क्या, कि जो चतुर योजनाएं हैं उनको कहते हैं। कंट्री विंग्स मतलब चतुर योजनाएं। और एंड द विजडम ऑफ अवर बुक्स, तो क्या कहना चाह रहा है वो कि आखिर किस लिए इतनी चतुर योजनाएं हम बनाते हैं और आखिर क्यों इतना किताबों का ज्ञान, है ना। विजडम मतलब ज्ञान, ये भी अपनों ने फर्स्ट लेसन में देखा है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आखिर क्यों इतनी सारी चतुर योजनाएं हम सोचते हैं अपने लिए, अपने बारे में, और क्यों इतना किताबी ज्ञान। When compared with your caresses and the gladness of your looks। अब इसमें देखें, कंपेयर यानी तुलना करना, और caresses यानी स्पर्श, है ना, छूना, स्पर्श। ग्लैडनेस यानी प्रसन्नता, और लुक्स यानी मुद्रा, जो हम दिखते हैं कैसे अपने लुक्स हैं, तो वो मुद्रा। तो कह रहा है वो कि आखिर ये जितनी भी हमारी चतुर योजनाएं हैं और हमारी किताबों का जितना भी ज्ञान है, ये कुछ भी नहीं है इस तुलना में, मतलब तुम्हारे स्पर्श की तुलना में और तुम्हारे ये प्रसन्न मुद्रा की तुलना में। जब बच्चे हमें छूते हैं और या फिर जितने भी हमारे ये बच्चे होते हैं, तो उनके जो एक प्रसन्न मुद्रा होती है, तो इसकी तुलना में हमारी चतुर योजनाएं और हमारा ज्ञान कुछ नहीं है। यानी कि उस वक्त हम सब भूल जाते हैं, चाहे कोई कितना ज्ञानी हो, कितना परेशान हो,
है ना, हम कितनी चतुर योजनाएं बना रहे हो बच्चों के सामने, हम कुछ समय के लिए खुद को भी बच्चा बना लेते हैं। तो ये सब एक इस स्टेंजा में समझाया है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्यों है कि आखिर क्यों इतना सबके अंदर बचपना होता ही है, सब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने का दिखावा करते हैं, बच्चा होना ही अच्छा। फिर अगले स्टेंजा में देखें, ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स दैट एवर वर संग और सैड। इसमें बैलेड या बैलेड्स मतलब क्या होता है, जो गीत होता है, गीत को कहते हैं, सॉन्ग को। तो यू आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स, वो कह रहा है कवि कि तुम इन जितने भी गीत हैं उनसे भी बेहतर हो। देखो, हम कुछ भी हर सिचुएशन के लिए गाना सुन लो तो मन थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन तुम उन गानों से भी बेहतर हो, बेटर हो। दैट एवर वर संग और सेड, और कौन से गीत जो आज तक कभी भी गाए गए हैं या कहे गए हैं, जितने भी जो भी है जैसे भी है, उन सभी गीतों से तुम बेहतर हो। फॉर यू आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, और तुम एक जीती जागती कविताएं हो। यानी कि पोएम्स और ये क्या होती है, किसी भी भावना को व्यक्त करने के लिए होती है, लेकिन तुम खुद अपनी एक जीती जागती कविता हो। और बाकी जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में वो सब कुछ व्यर्थ है, डेड है। डेड मतलब मृत है, मरा हुआ है, लेकिन यह कहने का आशय है कि वो किसी काम की नहीं है, व्यर्थ है। तो बहुत अच्छी पोएम है, बच्चों के ऊपर है और इजी पोएम है, समझने जैसी है। इसमें कुछ ये जो 6 स्टेंजा है तो ये अपनों ने कवर कर लिए हैं। कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो प्ले करके देख ले, बैठ जाके। इसके देखे जो पोइट हैं उनका नाम है H.W. लॉन्गफेलो, ये जो नीचे दिख रहा है H.W. लॉन्गफेलो। अब हम इसमें पोएम में क्या है कि पोइट के नाम भी आपको याद रखने होंगे। तो ये चिल्ड्रन है पोएम का नाम, 4th लेसन, और पोइट का नाम क्या है, H.W. लॉन्गफेलो। तो ये याद रखने का एक तरीका है कि बच्चे जो होते हैं उनको क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है, H.W. मिलता है, तो उससे आप याद रखें कि H.W. लॉन्गफेलो, है ना। मतलब ऐसे कनेक्शन बना के याद रख लें, वरना ऐसा नहीं हो कि कभी कवि का नाम पूछे और आप कोई दूसरा कवि का नाम इसमें लिख दो। तो ये थोड़ा सा आइडिया है अपने लिए कि चिल्ड्रन को होमवर्क बहुत मिलता है, तो H.W. यानी होमवर्क, तो इससे पूरा याद आ जाएगा H.W. लॉन्गफेलो। पोइट का नाम भी याद रखना है। इसके बाद अबाउट द पोएम दिया हुआ है, तो ये तो इजी सा ही है, अपनों ने पूरी पोएम समझी है। तो ये आप थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क है कि ये आप खुद ही इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखें, है ना। हर चीज़ बताई तो जा सकती है, लेकिन खुद जब हम कोशिश करते हैं तो उसको ज़्यादा याद भी रख सकते हैं और उससे ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जैसे उसमें वही सब बताया जो पोएम में है, इसलिए आप ये 4 लाइन तो कम से कम अनुवाद कर सकते हैं। अब हम देखें कि ये लेसन तो हो गया अपने पढ़ने का काम, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करने होंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर कुछ जो है हम जानते हैं कैसे लिखना है। स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, इसमें जिस पे राइट लगा हुआ है वो आपको लिखना है और जिस पे क्रॉस लगा हुआ है वो नहीं लिखना है। तो आप देख लें कि इस ए वालों में अपनों को फर्स्ट वाला लिखना है, सेकेंड वाला लिखना है, थर्ड वाला भी लिखना है। इजी से हैं, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका हिंदी अनुवाद भी दिया है, इसलिए इसको पॉज करके देख लें। और 4th वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है। इसके बाद बी वालों में आपको फर्स्ट वाला लिखना है जैसा कि दिख रहा है, और इसके बाद में आपको सेकेंड वाला नहीं लिखना है, थर्ड वाला भी नहीं लिखना है, 4th वाला भी नहीं लिखना है। यानी कि आपको ज़्यादा इसमें लिखने का नहीं है क्वेश्चन आंसर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सब कुछ नहीं आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन आपका लेसन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और बोर्ड एग्ज़ाम में जो आएगा उससे रिलेटेड अपनों ने देखा है और लिखना भी लगभग उतना ही। अब इसमें हम देखें कि कुछ पोएम है तो इसका एक्सट्रैक्ट भी होंगे, एक्सट्रैक्ट यानी पद्यांश होंगे। तो पद्यांश अपनों को जो लिखने हैं वो आप देख ले, ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि ये आपको एक्सट्रैक्ट लिखना है। इसमें ये पैसेज जो लाइनें हम लिखेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 136 है अपना, तो पहला ही है इस लेसन का, फर्स्ट नंबर ही डालें कि ये 4 लाइनें जो है अपने पोएम में जो अपनी तीसरा वाला स्टेंजा है वहाँ से लिया गया है। तो हमने पढ़ा है कि तुम्हारे हृदय में पक्षी और सूरज की किरणें हैं, तुम्हारे विचारों में जो नदियाँ हैं वो बह रही है, और मेरे हृदय में तो
पतझड़ की हवाएं और बर्फ, पहली बर्फबारी ही है। तो इसमें ए वाला क्वेश्चन है ब्रुकलेट मीन्स, ब्रुकलेट का आपको मीनिंग बताना है। इसमें ब्रुकलेट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, सही कर लेना बुक में देख के कि मीनिंग क्या है इसका। तो हमने पढ़ा है कि नदी नहीं, छोटी नदी, तो इसका सही जवाब है स्मॉल रिवर। नदी तो बड़ी हो सकती है लेकिन जो छोटी नदी है जो आगे जाके कहीं दूसरी से मिल जाए तो वो स्मॉल रिवर। फिर बी में कहा है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का राइटर कौन है। तो राइटर भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, पोइट भी बोलते ही हैं। तो राइटर इसमें एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो, अपना पढ़ा हुआ ही अभी अपने देखा, बच्चे होमवर्क मिलता है बच्चों को। तो व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, अब ये व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन ये क्वेश्चन वैसे आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आंसर में भी पूछा गया है ना, ए वालों में जो थर्ड वाला क्वेश्चन है। तो वैसा ही हम आंसर लिख देंगे, द बर्ड्स एंड द सनशाइन लाई इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट स्टेंजा। इसके बाद एक और है, फिर लास्ट है ये वाला। इसमें देखें, इसको आप सेकेंड नंबर स्टेंजा दे दें और लाइनें पूरी लिख ले, 4 लाइनें। इसमें अपनों ने पढ़ा था ये ओपन द ईस्टर्न विंडो, सेकेंड वाला स्टेंजा अपनी बुक का, दैट लुक्स टुवर्ड द सन। तो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखें, वेयर डू द विंडोज ओपन। तो ये आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको पता है कि अभी यही अपनों ने ए वालों में सेकेंड वाला लिखा था क्वेश्चन आंसर, तो वैसा ही आंसर लिख दिया था, विंडोज ओपन इन द ईस्ट। दिशा पूछिए किस दिशा में खुलती है खिड़कियाँ, इस स्टेंजा के हिसाब से जो बताया है उसका ही क्वेश्चन बन के पूछा गया है। सेकेंड वाला है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्वेलो और ब्रुक। 2 वर्ड दिए और इसका कहा है कि व्हाट डू यू मीन, आप इससे क्या समझते हैं, यानी कि इसका शब्दार्थ बताना है। तो स्वेलो क्या होता है, नीचे इसमें आपको आंसर दिया हुआ है वो लिख लें, है ना, ये आंसर दिख रहा है आपको नीचे की तरफ कि स्वेलो मीन्स अ स्मॉल लॉन्ग बर्ड और ब्रुक का मीन्स अ रिवर, है ना। आप रिवर लिखा है इसमें, आप स्मॉल रिवर कर देना। तो ये सेकेंड का आंसर। और थर्ड में वापस पूछ लिया गया है कि नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम बताना है। प्रश्न थोड़ा खींच के पूछा गया है कि पोएम का नाम बताए जिसमें से लाइनें ली गई है। तो सिंपल सा है, चिल्ड्रन। तो इस तरह से ये लेसन अपना 4th कंप्लीट हो गया है। और सभी कॉपी कंप्लीट कर लें, कुछ भी नहीं समझ में आया तो वापस बैक जाके देख लें, पॉज करके लिख लें, स्क्रीनशॉट कर करके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लें। जो स्कूल के ग्रुप में उनको ये वीडियो मिल जाएगी, PDF मिल जाएगा इसका। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। पढ़ते रहें। धन्यवाद।